वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आज हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में, जहां एक ख़ास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस विषय पर जो आयशा की मौत के बाद खड़ा हुआ है, वो आयशा जिसे मरने से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिसने मौत को गले लगाने के बाद तमाम दुनिया में एक नई बहस छेड़ी है। और वो बहस इस मामले को लेकर हो रही है कि दहेज की खातिर प्रताड़ित लड़कियां जो हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो रही हैं। हालांकि इस चीज़ को सभी गलत मानते हैं। आयशा जिस मज़हब से आती थी, उस मज़हब ने भी खुदकुशी को हराम करार दिया है और हमारा कानून भी इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। लेकिन उसके सामने कुछ हालात इस तरह के पैदा हुए कि उसने मौत को गले लगा लिया। वो दहेज को लेकर प्रताड़ित थी, उसकी माँ उसको फ़ोन पर रोकती रही, लेकिन फिर भी वो अहमदाबाद में साबरमती में कूद गई। उसकी मौत से तमाम लोग बेचैन हुए हैं और एक हल चाहते हैं। वो हल हमने भी तलाश किया और उसी तलाश के लिए आज हमने एक परिचर्चा बुलाई है अपने स्टूडियो में, जिसमें मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर नीलम गुप्ता, जो बरेली कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। निदा खान हैं दूसरी मेहमान, जो आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी के नाम से अपनी एक संस्था चलाती हैं। ये संस्था ऐसी ही लड़कियों की मदद करती है जो किसी न किसी तरह से शादी के बाद प्रताड़ित होती है। हमारी तीसरी मेहमान है आरिफा खातून, जो जमात इस्लामी की मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसका समाधान क्या है। मुझे लगता है जो आयशा ने कदम उठाया है काफ़ी मजबूरी के तहत उठाया होगा, क्योंकि एक तो पहले तो उसके ऊपर सामाजिक दबाव रहा होगा, उसके साथ ही साथ कोर्ट कचहरी करना उसके साथ बहुत बड़ी मुश्किल, मुझे लगता है मुश्किलात होती होंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं भी कोर्ट जाती हूँ तो एक तरीके से सोसाइटी जो लड़कियां केस करती है उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखती है। सेकेंडरी उसके बाद जो उसके इन-लॉज होते हैं उनका अलग एक प्रेशर होता है, उनको क्रिटिसिज्म करने लगते हैं कि ये लड़की कोर्ट जाती है, ऐसी है वैसी है। तो हर तरीके की मेरे ख्याल से जो क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है वो बहुत खराब होता है और ये अपने घर से ही स्टार्ट होता है, विद इन अ 4 वॉल्स ऑफ अ हाउस। तो मुझे लगता है कि उसने जो कदम उठाया काफ़ी मजबूरी के तहत उठाया और इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी लड़की एजुकेटेड थी, मैंने उसके फादर का इंटरव्यू सुना कि वो पीएचडी करना चाहती थी, लेक्चरर बनना चाहती थी, लेकिन जो इस तरीके के लड़के हैं उनको भी एक ढंग से मुझे लगता है कि संस्कार देना चाहिए कि अगर वो किसी लड़की को लेकर आए हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनके घर में भी बहन है। अगर वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कल को उनकी बहन के साथ होगा तो उनको कैसा लगेगा। अब यही है कि इन चीज़ों को हमारे उलमा लोग भी बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। अगर वो इस तरीके के निकाह जब पढ़ाते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि जहाँ दहेज दिया जा रहा है, जहाँ इस तरीके का कल्चर फॉलो हो रहा है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। वो बताएं कि ये गलत है। अगर इस तरीके की हरकतें हमारी सोसाइटी में हो रही है तो अगर कोई उनको कंप्लेंट कर रहा है तो उन्हें स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी बीवी को बीवी ही समझना चाहिए, उसे गुलाम ना समझो। इस तरीके की बातें मुझे करी जाएंगी तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं सुधार हो, क्योंकि जिस कम्युनिटी को हम ब्लॉक करते हैं वह लोग उलमाओं की सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के स्टेप लेने से शायद कुछ बेटर सिचुएशन हो जाए। मैं इस घटना के माध्यम से कुछ जो हमारी एक समाज की स्थिति है जो सबके सामने है, कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगी, क्योंकि ये घटना आई जब मैंने ये वीडियो देखा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के ये एक आत्महत्या का मामला है और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें महिलाओं की पीड़ा देखती है, उनकी जो एक मजबूरी है जो भी कह लीजिए। पर उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि हम महिलाओं ने आज यहाँ तक अपनी स्थिति बनाई है, मतलब मैं ये बहुत उससे कहना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा इस विमर्श की तरफ बात करते हैं जब भी यहाँ स्त्री विमर्श होता है या स्त्रियों के साथ इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं, चाहे वो दहेज प्रथा है या इस तरह की, तो बहुत सारे कानून भी आए और आयशा की जो आत्महत्या है वो मजबूरीवश है या उसकी जैसी भी परिस्थितियाँ रही, उसने ये साबित कर दिया कि कानून तो आसानी से बनाए जा सकते हैं लेकिन लोगों का चरित्र आसानी से नहीं बदला जा सकता है। और उसके लिए बहुत गहराई से जो आपने कल्चर की बात की, तो कल्चरली जब हम लोग एजुकेटेड होंगे या वैल्यू एजुकेशन हमारी ऐसी होगी जिसको हम संस्कार भी कह सकते हैं, या हमारा जो सोशलाइजेशन है इस तरीके से होगा कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, तो मुझे लगता है कि वहीं पर आकर के फिर से सारी बातें टिक जाती हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से आगे बढ़ गए हैं। यकीनन आगे तो बढ़े हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी स्थिति जो मान लीजिए 1947 में जो थी वो आज नहीं है,
लेकिन फिर भी कुछ कुछ केसेस जो है वो कहीं ना कहीं एकदम दिल दहला देते हैं, झकझोर देते हैं और मन को आहत भी करते हैं, पीड़ा भी पहुंचाते हैं। पर मुझे लगता है कि स्त्री संघर्ष ने इतने मुकाम हासिल किए हैं, तो आयशा जैसी जो एक मुझे कहना चाहिए बहादुर भी कह सकती हूँ, मजबूरियाँ रह सकती है, क्योंकि जब मैंने उसका वीडियो देखा तो उसके वीडियो में जो दर्द है उसके साथ साथ मुझे उसके अंदर की वो भी दिख रही है कि जिंदा दिली भी दिख रही है कि वो इतनी मतलब इतनी हताश नहीं है कि वो अपने आप को वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही है, तो इसका मतलब इतनी हताश नहीं है। तो मतलब मेरी ये एक मानना है कि यदि हम मानव के रूप में हमने जन्म लिया है, सिर्फ इसलिए हम अलग नहीं हो जाते हैं कि हमने बायोलॉजिकली डिफरेंसेस है कि हम स्त्री हैं और कोई पुरुष है। मैं पुरुषों से तुलना नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस स्टूडियो में हमारे साथ कोई पुरुष होता, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि पुरुष नजरिए से भी इस घटना को देख लेते हैं। और क्योंकि हम सब गाड़ी के दो पहिए हैं और समाज को ऐसे ही चलाना है, महिलाओं को हम अलग कैप्सूल में नहीं रख सकते ना, पुरुषों को अलग कैप्सूल में रख सकते हैं। तो ये स्त्री बनाम पुरुष की बात नहीं है, ये दोनों ही एक समन्वित विकास की तरफ हमें आगे जाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम पुरुष नजरिए से भी इस घटना को देख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आयशा जैसी बहादुर लड़की की जो अपब्रिंगिंग है, जो पीएचडी करने वाली है, हम महिलाओं के मन में ये बात भी बहुत अच्छे से रखें कि जीवन जो है वो बहुत अनमोल चीज़ है और सृष्टि का सबसे बड़ा प्रयोजन स्वयं जीवन होता है। और कितनी भी मजबूरियां हों, लेकिन आप अपने जीवन को खत्म करके अपनी जैसी तमाम महिलाओं को हताश नहीं कर सकती। आपकी एक हताशा जो है बहुत सारी महिलाओं को हताश कर सकती है। तो यदि आप स्त्री संघर्ष इस कालखंड में आपने जन्म लिया है, और ये विडंबना है कि दहेज प्रथा जैसे कानून बने हैं और जहाँ उस कानून का दुरुपयोग भी लोग करने लगे थे और आप उस कानून का उपयोग भी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं से मतलब ये विडंबना है समाज की। तो आप उस कानून का उपयोग भी नहीं कर पाए, इतनी हताश हो गई, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें भी लगेगा अरे हमारे पास सामने भी कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ दी गई है कि जीवन का अधिकार है और गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है, तो बहुत सारे रास्ते और हो सकते हैं, आप बहुत सारे दरवाजे खटखटा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब चलते चलते सामने दीवार आ जाती है तो आदमी दीवार या तो तोड़ेगा या रास्ता बदल देगा, दो ऑप्शन होते हैं। तो कुछ ऑप्शन तो है, विकल्प है, हर समस्या का समाधान है और जीवन को अनमोल हमेशा समझना चाहिए। आयशा ने आज जीवन से हारी है। मैं सिर्फ आयशा की बात नहीं करूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बहुत जीवन में संपन्न है। मतलब आयशा के साथ तो मजबूरियाँ थी, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, दहेज के उससे पीड़ित थी। और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखा जिनके पास काफी चीजें होती हैं, लेकिन वो किस उसकी तलाश में रहती है और कहीं ना कहीं या तो खुद को मार लेती हैं या दूसरों को मार लेती है। मतलब मुझे लगता है कि यदि प्रकृति ने इतनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं और उसमें महिला बहुत खूबसूरत तत्व है उसका, और तो उसको अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो खोनी नहीं चाहिए। दुनिया की कितनी भी विषमताएं हैं, कितनी भी जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में जिंदगी का सजर इसी से है। बिल्कुल बिल्कुल वही मेरे ख्याल से कितनी भी खूबसूरत चीज है, आपके अंदर वो खुशबू होनी चाहिए कि आप उनको खूबसूरती में तब्दील करने की कोशिश करो, कोशिश तो करिए एटलीस्ट। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी मेरी तमाम मतलब मेरी बच्चियों से, मेरी बहनों से और हम जैसे तमाम मेरे से अपील है कि जीवन की कीमत को समझना चाहिए। और लड़ाई तो है, हम लोग ने लंबी लड़ाई ली है, बहुत सारी चीजों से निजात भी पाई है और बाकी समाज की विकृतियां हैं, समाज है, तो धीरे धीरे उसकी जो एक खत्म होने की तरफ प्रयास करेंगे। तो आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और डिप्रेशन जो दूर हो सकता है वो काउंसलिंग के जरिए दूर हो सकता है। और डिप्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब अगर उसे बीमारी बना लिया। आप ये देखिए कि वर्ल्ड लेवल पर अगर आप डेटा देखें तो जो सुसाइड हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 40% ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में 40% होते हैं। उसका भी आप जितने सुसाइड इंडिया में होते हैं उसका 50% सिर्फ घरेलू हिंसा, डाउरी और ये सारी चीजें हैं। ये देखने वाली चीज है कि कितनी बड़ी समस्या है। हमारा समाज बिल्कुल सो गया है, समाज के और समाज सो जाने की वजह भी हम हैं। हम ये नहीं कह सकते कि समाज छोटी इकाई से है, मतलब कहना चाहिए समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही है। सोशल साइंस में ही पढ़ाया जाता है। और देख लीजिए कि जो परिवार को एक ग्रुप ही समाज बनाता है। तो जो जैसे हमारे परिवार हैं, जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसा हम उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जैसे उनको मॉरल वैल्यूज दे रहे हैं, वैसा समाज है। समाज हम ही से तो है, कहीं और से तो समाज नहीं बनता, हम ही लोगों से समाज बनता है। तो समाज हमें अपने में झांकना होगा, अपने आप को देखना होगा, अपने आसपास के लोगों को देखना होगा। जहां तक हम रीच कर सकते हैं, जितनी हमारी ताकत है, उन लोगों तक सबके तक पहुंच कर ही बताना होगा कि हमें अपनी फैमिली को मजबूत करने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों से अपने रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आज का रिश्ता अपने पेरेंट्स से भी अच्छा होता तो शायद वो कदम भी ना लेते, मुझे नहीं लगता।
कुछ ना कुछ कमी रही कहीं ना कहीं। जैसे कि कहा सिस्टर निदा ने भी कि उसको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें सुनना पड़ती हैं, और कहने वालों में अपने ही सबसे ज्यादा होते हैं ना, ये सारी चीजों से तब झेलना पड़ती है लड़की को। तो अगर हम उसके साथ, जैसे कि हम लड़की को रुखसत करते हैं तो उस वक्त लड़की से ये कहा जाता है क्या वो वही घर है, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठना चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम भी नहीं देता। बिल्कुल भाई, जो तलाक का जो प्रोविजन रखा गया है वो क्यों रखा गया है, इसीलिए है तलाक। उस तलाक को मजाक बना दिया, जबकि वो 3 तलाक क्यों था और कैसे था और उसका एक पूरा सिस्टम था। तलाक जो प्रोविजन रखा गया है इसलिए रखा गया है कि अगर कोई रिश्ता आपको बोझ बन जाता है तो ठीक है, आप उसे लेट इट गो, जाने दीजिए, उसे आगे बढ़ने जिंदगी में। जिंदगी आगे बढ़ने की चीज है, एक रिश्ते के साथ पूरी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते आप। वही मैंने कहा कि चलते चलते दीवार आती है तो या तो आदमी रास्ता बदलेगा या दीवार तोड़ेगा। तो रास्ते बहुत हैं, समाधान हर चीज का है, और जीवन को खत्म करना समाधान नहीं है, और इस चीज से बचना चाहिए। हमें नहीं भी प्रमोट करना है, हमें बिल्कुल अपने बच्चों से यही अपील करनी है कि हमें आपको दूसरी आयशा नहीं बनना है। हमारा जो रिश्ता होना चाहिए, आज के टाइम में बच्चे गैजेट्स में डूबे हैं, हमें उनको वक्त देना चाहिए, उनसे बात करने की जरूरत है। बच्चे हमसे इतना फ्रेंडली होंगे, हमसे अपनी बात कर सकें, दिल की बात कर सकें कि उनके मन में चल क्या है, ये हमें जानना है। अगर कुछ गलत है तो उन्हें समझाना चाहिए। बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि डायलॉग भी बड़ी चीज है कि हमें आपस में संवाद हमेशा कायम करना चाहिए, कहाँ चीजें गलत है, कहाँ बट प्रेजेंट सिचुएशन बहुत डिफर हो चुकी है। लोग आजकल मोबाइल से ही बातें, आपसे गैजेट से छुट्टी नहीं है बच्चों को, हमें भी छुट्टी नहीं, बड़े भी उसमें डूबे हैं, छोटे भी उसमें डूबे हैं। और फिर उनका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों से ही हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो इस तरीके की चीजें इंसान को डिप्रेस ही करती है। अकेले रहते रहते वो अजीब ही हो जाता है। फिर उनकी आदत नहीं रहती लोगों से बात करने की, वो इसी चीजों में ही रहते हैं, तो मानसिक रूप से तो बीमार फिर हो ही जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ऐसा नहीं था। हमेशा एक वर्ष लोग बात करते थे, लड़कियां अपनी माँ से इंटरेक्ट करती थी, साथ रहते थे, शाम को चाय नहीं पीते थे सब लोग बैठकर, वो सारी चीजें खत्म सी हो गई हैं। बिल्कुल, परिवार का एक जो भावनात्मक सुरक्षा होती थी, इंडिविजुअलिटी आ गई है लोगों के अंदर। अब इतना स्पेस की डिमांड हो गई कि नहीं, मेरी सबको प्राइवेसी चाहिए, आजादी का दखल ना हो, मेरी प्राइवेसी के नाम पर बहुत सारी चीजें बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चल पाता है। उनके पैटर्न लॉग्स हैं, हमें नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बच्चों का जो हमें वो करना चाहिए, उनकी देखभाल इस तरीके से वो नहीं कर पाता है इंसान। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि विवाह जैसी संस्था जो कि आधार है परिवार का, तो विवाह जैसी संस्था की जो पवित्रता है उसको भी बनाए रखना चाहिए। लोग मतलब मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब, हालांकि मैं यहाँ पर उस बात को नहीं, लेकिन जब आजकल जो कि एक आम सा मुद्दा है, हम लोग जेंडर जस्टिस की बात करते हैं कि लैंगिक न्याय में, तो मुझे जब कोई महिलाओं से संबंधित जोक भी होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ये भी एक तरह का हैरेसमेंट है। आपने उस पूरी कम्युनिटी को या उसको एक मजाक का मुद्दा बना रखा है। फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, तो मुझे लगता है क्योंकि आजकल वो रिश्ते बचे नहीं है। पहले हास परिवार से बहुत सारे रिश्ते होते थे कि जीजा है, साली है, या बुआ है, चाची है, इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते थे। लेकिन चूंकि वो जो कंबाइंड फैमिली है या एक यूनाइट परिवार होता था, वो कहीं ना कहीं बिखर सा गया है, तो आदमी के पास अब कोई रिश्ता ही नहीं बचा है, नहीं बचा है, तो उसमें भी उसी में हाथ पर हाथ जोड़ते हैं, और तो कुछ है ही नहीं है परिवार में। और यदि उनमें कहीं अभी हमने ये जो मुहिम बनाई हमने स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, थोड़ा सा मैं आपको इससे बताऊं कि बहुत सारी और भी समस्याएं हैं कि मतलब जब पेरेंट्स का रिश्ता अपने बच्चे से मजबूत नहीं है तो ओल्ड एज हाउस वजूद में आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी कुछ कमी की है अपने बच्चों के साथ। अगर आज वो ओल्ड एज हाउस में हैं तो क्यों है, हमें इन वजहों को तलाश करना होगा, इन सारी चीजों को दूर करना होगा अपनी सोसाइटी से। और भी सिंगल पेरेंट फैमिली वजूद में आ रही है, वो कैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते हैं। आज के टाइम में ये बन चुका है, आप फेसबुक आईडी पर किसी की भी जाइए देखिए, जब आप वहाँ चेक करते हैं तो वो कहते हैं आई एम सिंगल बट आई एम इन रिलेशन। उनको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि नाजायज रिश्तों को वो इतने प्राउड के साथ फील करके बताते हैं कि ये मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं एक रिलेशन में हूँ। तो ये कितनी गलत चीज है। इससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, वो सोसाइटी के लिए क्या वो करेंगे, आप देखिए। तब इन खतरात को हमें महसूस करने की जरूरत है। बहुत जबरदस्त खतरात हमारे सामने दरपेश हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। उसके लिए फिर मुझे कहना पड़ेगा कि हमें अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये जो सिंगल पेरेंट फैमिली जो आ रही है कि लिव इन रिलेशन में रहे, बच्चा पैदा हुआ, लड़के जब तक मन चाह रहे, ये एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में।
तो निकाह भी एक एग्रीमेंट है उसमें, लेकिन लाइबिलिटी होती है मर्द की, जो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, उनको खाने की व्यवस्था करेगा, पीने की व्यवस्था करेगा और उनकी जिंदगी जीने के पूरे इंतजाम लड़का करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे में है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होता ना। प्रॉब्लम तो यही चीज आती है कि हमारे इस्लाम में हमें हुकूक दिए गए, लेकिन वो हुकूक हमें मिलते प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको इल्म नहीं है, इल्म की बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं। आप मान लीजिए लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि उन्होंने उस कुरानी आयत तालीमात को नहीं समझा, क्योंकि मोस्टली लोग कुरान पढ़ते जरूर हैं लेकिन समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरा पूरी मुहिम के दौरान ये मैंने बहुत पुरजोर अंदाज में बात कही कि आप अपने रिश्ते को कुरान से जोड़िए। अगर आपने अपनी आयत तालीमात कुरान से समझ ली तो आप किसी भी जो आपके ऊपर गलतफहमियां हैं इस सारी चीजों को लेकर, चाहे वो 3 तलाक है, चाहे और कुछ है, चाहे कुछ है, सारी चीजें दूर हो जाएंगी और हमारा फैमिली सिस्टम मजबूत होगा। शादी को अगर रिश्ता समझेंगे तो चलेगी, शादी को अगर आप बिजनेस समझेंगे तो वो नहीं चलेगी। और आजकल की जो शादियां हैं इस जगह पर बिजनेस की तरह हो गई है। लिविंग रिलेशनशिप की जो बुराइयां हैं वो यही है कि उसमें लड़का बिल्कुल ये कह रहा है, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि वहां पर लड़का और लड़की ये कहकर रहते हैं कि हम जब तक चल रहा है साथ ठीक है, जब नहीं चलेगा तब अलग हो जाएंगे। फिर जो उससे बच्चे पैदा हुए उसका क्या, तब भी तो वो लड़की अब उस तरीके से पाल रही है। और बहुत सारे मेट्रो सिटीज में आज के टाइम में ऐसे केयर्स रहे हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये जरूरत है जिंदगी की, इसीलिए और इमोशनल बॉन्डिंग की सबको जरूरत होती है। शादी एक ऐसी नीड है जिसे करना ही करना है। फैमिली इंस्टीट्यूशन ही से हमारी दुनिया शुरू हुई थी। जब 2 मर्द और औरत दुनिया में आए थे तो तभी सारी दुनिया फैली। तो जाहिर सी बात है इस रिश्ते को रिश्ता समझना, इसकी बॉन्डिंग्स को, इसकी जरूरियात को, क्या इसकी इमोशनल नीड्स है उनको समझना, ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई घटना यदि समाज में असर कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा। यदि थोड़े से भी भाग में असर होता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुर्बानी है वो शायद मतलब हम सबके लिए या जैसी नहीं, ये जितनी भी बुराइयां मैंने बताई इन सबको पूरे सोसाइटी में सबको पता होना चाहिए, और हमारे समाज के हर वर्ग को, चाहे वो इसका बेस कोई रिलीजन नहीं है, सारी सोसाइटी पूरा इसका सब इसका शिकार हो रहे हैं। ये तो सब लैंग्वेज है कि होते हैं, इसमें किसी जाति पर या धर्म इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि औरतों के जेंडर जस्टिस की बात होती है लेकिन वो चीज हो नहीं पाती है। वही मैंने कहा कि हम लोग वो तो एक लंबा एक हमेशा से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से इससे विमर्श चल रहा है, लेकिन आज सुधार हुए, लेकिन बहुत सारे सुधार होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सशक्तिकरण जो एक इतना लंबा वो चला है तो कैपेसिटी बिल्डिंग आई है लोगों में। और मुझे लगता है मेरी दादी के साथ जो हुआ वो मेरी माँ के साथ नहीं हुआ, मेरी माँ के साथ जो हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ। तो प्रगति तो हुई है और ये हमेशा ग्रेजुअली प्रगति, लेकिन कुछ ज्यादा ही ग्रेजुअली हो रही है हमारे साथ। ये बस ये प्रॉब्लम है, हो रही है, इम्प्रूवमेंट इज देयर बट स्टिल इट्स लैकिंग समवेयर, ये इशू है। उसका लेट होना बहुत बड़ी वजह कुरान के अंडरस्टैंडिंग ना होना भी है और तकवे की कमी होना भी है। और तकवा किसे कहते हैं? तकवा यही कहलाता है कि जो बाउंड्रीज अल्लाह ताला ने बना दी उसके आगे आपको पार नहीं करना है। और कहा गया कि वही लोग फासिक हैं, वही लोग जालिम हैं, वही लोग काफिर हैं। लेकिन हम ये सब कुछ करते हैं और उन लिमिटेशंस का पास लिहाज नहीं करते जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी, क्योंकि कुरान बुक ऑफ लॉज है। कुरान की बरकत की किताब नहीं कुछ आपने उठाया और सजा लिया, वो लॉज थी, उसमें आपको उससे लाइट लेना थी लेकिन हमने नहीं ली, इसीलिए आज हम इन सारी ये सब चीजों का सामना कर रहे हैं। फिर भी मैं आयशा केस में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमने वीडियो देखा, हालांकि इस उससे भी देखा भी नहीं गया, एक दर्द है उसकी आवाज में और हम लोग उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं, चाहे वो निर्भया हुआ या मतलब किसी उसमें मैं नाम क्या लूं यहाँ पर, देखिए निर्भया जितने बराबर हो ही रहे हैं निर्भया जैसे केसेस मतलब दहेज में चीजें मतलब ऐसी चीजें थी जिससे वो आसानी से लड़ सकती थी और समाज में उसमें मदद करता। तो जब इतने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में लोग लड़ाई लड़ते हैं और हार भी जाते हैं, आगे आने के लिए वो लोग एक रास्ता तैयार करते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग। और इस समय महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत एक वर्दी वो है। मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, सब्जेक्ट दी, मेरे माँ बाप को ये चिंता कभी भी नहीं कि हाँ इसके साथ कुछ गलत होगा, लेकिन आज मुझे चिंता है। देखिए ना निर्भया के केस का फैसला भी कितना लेट हुआ। हाँ है ना कि आपको जब डोमेस्टिक वायलेंस में 60 डेज का प्रोविजन है, आप हमें 6 साल बाद भी फैसला नहीं दे पा रहे तो कहाँ जाएंगे? सिस्टम में कभी है, हमारी न्याय हम किससे लड़ेंगे? सिस्टम इतने भी है, पारिवारिक अदालतें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी मानसिक रूप से बहुत मतलब रोज मरता है एक बार वो चीजें होने के बाद। और मुझे लगता है जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि
हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। मुझे तो लगता है महिलाओं का जीने का अधिकार ही नहीं, और गरिमा तो दूर की बात है, गरिमा के साथ जीना तो ये चीज, उसका जो स्वत्व है, जो स्त्रीत्व है, जो वीमेनहुड है, वो उसको एक चैलेंज की तरह लगता है। और यही शायद एक लड़ाई है जो हम लोग निरंतर लड़ते आए हैं। फिर भी मेरी अपील यही है कि आयशा ठीक है, वो मजबूर थी, उसकी दर्द है, कराह है उसकी, उसमें, पर जीवन को खत्म करना समाधान नहीं है। उसने अपनी सारी ऑप्शंस बंद कर दिए, और जैसे हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं और बच्चों को ये समझाते हैं कि तुम्हारा एक व्यवहार हमारी जैसी, तुम्हारी बहनों जैसी बहुत सारी बच्चियों के वो कर देता है। मुझे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण याद आता है। हम लोग एक किसी से पूछ रहे थे कि तुम अपनी बहन से सपने पूछो, तुम्हारे क्या सपने हैं? तो कहता है हाँ बताओ क्या है, मैं तुम्हारे सपने करूंगा। तो वो ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम रास्ते में जब जाओ सीटी मत बजाओ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है और तुम्हारी एक सीटी से बहुत सारे बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो एक सीटी का प्रभाव कितना पड़ सकता है, प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव कितना पड़ता है। तो ये चीज होती है, ये जेंडर सेंसिटाइजेशन है। धीरे धीरे हम फैमिलीज पे ये चीज लाते हैं, तो हमें रहना उसी के पीछे, हम अपने भाई के साथ अपने भाई हर एक आना पड़ेगा मुझे कि फिर फैमिली में हम अपने लड़कों के साथ से वो ब्रेक नहीं कर पाते, इसकी जरूरत है। उनको महिलाओं का सम्मान करना हम तरीके से नहीं सिखाते। लड़का कुछ भी कर लेता है तो माफ है, लड़का जिना करके आता है, लड़का बलात्कार करता है तो कुछ नहीं। लड़की के अंदर जरा सा ऐब है तो उससे शादी करना कोई नहीं चाहता, उसके अंदर बहुत सारे ऐब जाते हैं। ये चीज कि लड़के के लिए तो 1000 गुना माफ है और लड़की के लिए कोई गुना माफी नहीं है, ये भी तो हम ही ने दिया उनको। कहीं ना कहीं हमने जो अपब्रिंगिंग की अपने बच्चों की, उसके अंदर ये कमी है। हमने फर्क किया, हम जेंडर जस्टिस की मांग बड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को पाल रहे होते हैं, 2 बच्चों के साथ, तो हम दोनों तभी से तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग खुद करते हैं। ये बात तो है। अक्सर लोग कहते हैं कि बदलाव हुए हैं, और लोग कहते हैं मैं अपनी लड़की को लड़के की तरह पालता हूँ, पर मुझे लगता है कि लड़कों को भी लड़कियों की तरह पालना चाहिए। ऐसे नहीं ज्यादा जरूरत है, संवेदनशीलता है, करुणा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लड़कियों के अंदर होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को लज्जा है इनका गुण है, तो मुझे लगता है कि लड़के निर्लज्ज होने चाहिए। नहीं देखिए, मैं वही कहूँगी कि हम क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, चाहे आप मैम हो चाहे और कोई भी, जितने लोग यहाँ हैं और जो लोग मुझे सुनेंगे बाद में, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमको बनाया, तो ईश्वर से बेहतर मार्गदर्शन हमारा कोई कर नहीं सकता। ईश्वर ने सूरह नूर आयत नंबर 30 में फरमाया कि जो लड़के हैं मर्दों को कहा गया कि अपनी नजरें नीचे रखिए। फिर उसके बाद हमको हुक्म दिया जा रहा है औरतों को, यानी कि आप अपने आप को ढांप कर रखिए। लेकिन हम फिर वही बात आएगी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईश्वरीय जो मार्गदर्शन है जो सारे इंसानों के लिए है, ये आपको उसकी शिक्षाएं लगी कैसे? क्योंकि जो गलत फहमियां है ना, उनको दूर करने की जरूरत होती है। और जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सी चीजें दूर होती है। कंपैरेटिव स्टडी की भी जरूरत होती है सारी चीजों को लेकर। समाज में एक बना दिया कि ऐसा ऐसा होता है, मुसलमान ऐसे ऐसे होते हैं, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इससे दूर होती हैं कि जब हम इन चीजों को, जितने भी वो है, उसका हम स्टडी करें, लोगों से मिले, इंटरेक्शन करें। मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगी तो आपको मेरे बारे में पता चलेगा ना। तुम्हें दूरी है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। इंटरेक्शन का न होना भी दूरियों को जन्म देता है, चाहे बच्चों की दूरियां, चाहे वो समाज में हमारी आपस की दूरियां हों। बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं की अपनी पीड़ा वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी नस्ल की, सबकी एक जैसी होती है। जब उसके विमेनहुड पे चोट आती है ना, तो वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सबकी एक जैसी होती है। उसको किसी उसमें नहीं बांटना चाहिए। और मुझे लगता है ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं एक हिडन पैट्रियार्की होती है कि हम उसको उस पे बांट करके कहीं ना कहीं उसको उस समुदाय से ही अलग करें और उनकी पीड़ाओं को हम वर्गीकृत कर दें। तो ये एक गलत हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आयशा की पीड़ा यदि उसकी जगह आशा होती तो भी वही पीड़ा होती। सही बात है। अभी देखिए ना, निर्भया वो या आयशा वो हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए। देखिए, और जब आसिफा की चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, इतने केस होते हैं आपको नाम तक याद नहीं रहते बच्चियों के। और मुझे लगता है देखिए कोई भी हैदराबाद में क्या हुआ, क्या नाम था उस लड़की का, प्रियंका, जला दिया था बाद में उसको। ये सारे केसेस तो हम रोज हो रहे हैं, सुबह शाम हो रहे हैं। बस ये कि कोई ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, कुछ के हाईलाइट हो नहीं पाते, कुछ केसेस आपके सामने आ पाते हैं, कुछ केसेस आपके सामने नहीं आ पाते हैं। ये भी एक और रहती है। और वर्गीकरण तो है ही नहीं, इंसानों की बात हो रही है, तो इंसानियत तभी होगी जब हम एक ईश्वर के बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईश्वर का वो डर भय है नहीं, ईश भय नहीं है, तभी खत्म हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। देखिए, हमारा एक इंसान इस बात से तो डरता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन कोई भी देखिए किसी भी रीजन को खत्म करे, वही जानता है कि हम हर वक्त वॉच हो रहे हैं ईश्वर की नजरों में। कोई भी हो, ये वो तो हर किसी को पता है, लेकिन फिर भय नहीं, डर नहीं है, इसीलिए गलत बात होते चले जाए, बुराइयां फैल रही है समाज के अंदर और बहुत तेजी से फैल रही है।
देखिए अपने सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम दूसरों से को बदलने की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है खुद को बदलना, और बड़ी बात के साथ साथ मुश्किल भी होता है। दूसरों के क्रिटिसिज्म, आलोचना और उपदेश भी बहुत दे सकते हैं, लेकिन बदलाव जैसे चैरिटी अपने आप से शुरू होती है, बदलाव भी स्वयं से शुरू होता है। तो मुझे जैसे आप बदलाव लाने के लिए हमें खुद खड़ा होना होगा। इकाई परिवार होती है, हम अपने बच्चों को उस तरीके से परवरिश करेंगे, ये बताएंगे कि हाँ ये गलत है, और सभी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य, और परिवार में हर एक की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो महिला है, माँ के रूप में है, पिता है। और मैंने तो बहुत सारी सोसाइटीज में देखा है कि माँ को, मतलब जो माँ होती है वो तो नहीं होती है, स्पाइन होती है, और होती भी है, एग्जैक्टली में होती है, एग्जैक्टली में होती है कि हाँ, तो वो तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, पूरे परिवार की धुरी होती है। तो उस, और होता भी, हम लोग धरती माता कहते हैं, आपको क्यों कहते हैं, तो एक तो कहीं ना कहीं औरतों पर फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है इस बात की कि वो उठें और खड़ी हों, और समाज के, मतलब परिवार से शुरू करके समाज में, आसपास अपने रिश्तेदारों में सभी लोगों को बताएं जाकर कि क्या सही शिक्षाएं हैं और किस पर अमल कर आपको एक सही समाज का, एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि हम लोग उस कालखंड में नहीं जीवित है जहाँ पर सती प्रथा जैसी चीजें हैं, लेकिन हमारे समय में दूसरी तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम सभी जानते हैं उनको। तो हमें आने वाली पीढ़ी को, खुद की पीढ़ियों में, और जैसे हम लोग ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, मतलब गर्ल्स फॉर गर्ल्स होनी चाहिए, या विमेन फॉर गर्ल्स होना चाहिए। तो हम लोग भी अपनी नेटवर्किंग हो, जिसको कि हम अपनी पीड़ाएं समझ सके, और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग अलग हो नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यदि यहाँ पर एक पुरुष की भी एक इस कन्वर्सेशन में वो होती, तो हमें उस नजरिए से भी चीजों को देखने में होती, और कहीं ना कहीं वो चीजें होती। अक्सर ये होता है, मैंने कई सारे महिलाओं के मुद्दे देखे हैं, उसमें महिलाओं को ही बुला लिया जाता है, और ये होता है कि, लेकिन मैंने ये चीज महसूस की, मुझे लगता है कि वो भी तो इसी का पार्ट है। अक्सर ये क्यों समझ लिया जाता है, ये उनके मतलब की चीज नहीं है, तो यही से तो दिक्कत शुरू हुई। ये भी कहीं ना कहीं हिडन पैट्रियार्की है कि हम बदलाव तो लाना चाहते हैं, लेकिन हमने ये मान के रखा है कि ये इनका अपना मामला है। मतलब हम ही इस मुद्दे को लेकर उठेंगे, हर सी बात है, जब दोनों एक साथ उठेंगे तो चीजें सही होंगी ना। एक गाड़ी भी होती है, तो गाड़ी में तो हम देख लेते हैं कि हाँ चारों पहिए ठीक चल रहे हैं। हाँ, अगर हम 3 पैनलिस्ट महिलाएं थी तो 3 पैनलिस्ट मर्द भी हो सकते थे उसमें, या एक मर्द भी होता है वैसे एक ही होता तब भी चल जाता जी। बात यहाँ पर देखिए, क्योंकि समस्या स्त्री बनाम पुरुष की नहीं है, बात यह है कि समन्वित समाज के विकास की, क्योंकि वो एक कुरीति है, आज आयशा के साथ है, कल किसी के साथ, और इससे पहले भी अनगिनत लोग जा चुके हैं, हो सकता है कि आगे भी ऐसी अनेक तरह की, जिनको हम लोग ने सोचा ना, विकृतियां हैं समाज में। तो इसमें निरंतर एक बात होनी चाहिए, हमारा तभी कुछ ना कुछ समाधान और एक समाज का खूबसूरत चेहरा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, मटेरियलिज्म यानी कि मादा परस्ती या भौतिकतावाद जिसे कहना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इन समस्याओं की। आप मटेरियलिज्म यानी कि आप बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं दुनिया में, सारे ऐश उड़ा लेना चाहते हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहा है इंसान। तो दहेज में भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आ जाती है, दहेज प्रथा की वजह से, दहेज की वजह से बच्चियां अपने आप को सुसाइड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा हमारे पास अच्छा हो, लेकिन हमारा दूसरे का मिला हुआ हो, सारी चीजें अपने आप नहीं। शादी होती है, लड़के के लिए घर बनता है, लेकिन सोचते हैं सोफा तो वहीं से आगे आ जाएगा, लड़की के यहाँ से फ्रिज भी आ जाएगा, तब तक ऐसे रहते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है, देखते आए हैं, आए दिन देखते हैं ये सारी चीजें कि वही जब लड़की की शादी होगी तो सब चीजें आ ही जाएंगी, कर मर जाएगा। तो ये जो सोच है, मेटेरियलिस्टिक सोच, इंसान सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहा है, भौतिकवादी हो गया है, तो ये सारी चीजें हैं। आज के टाइम में बिजी भी इंसान इसीलिए है, किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, मर्द भी कमा रही है, औरत भी कमा रही है, लेकिन खर्चे पूरे नहीं है। तो ये जो सोच है ना हमारी, दुनिया 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 सिर्फ पैसे के पीछे भागना, तो ये भी बहुत बुराई की जड़ है। लंबी बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तीनों ही मेहमान, ये उनका ये कहना है कि लड़कियों को हौसला दिखाना चाहिए। जब कभी हौसला टूटता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। खास तौर से मजहबी तौर पर हमारी आरिफा खातून का ये कहना था कि जो वालिदैन हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को मजहबी तौर पर इतना मजबूत बनाएं, उन्हें ये बचपन से ही बताएं कि मजहब किस बात की इजाज़त देता है और किस बात की इजाज़त नहीं देता। मसलन खुदकुशी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसे बच्चों को मजबूती के साथ बताना चाहिए। निदा खान का कहना था कि ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद इस तरह के हालात से जूझती हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती हैं और लड़कियों को उस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए हमेशा ही मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर नीलम गुप्ता का भी यही कहना था कि हो सकता है कि आयशा मजबूर हो गई हो, लेकिन ये मजबूरी मौत की तरफ नहीं लेकर जाती।
कई वाक़यात ऐसे हुए हैं। अभी हाथरस में ही 3-4 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक लड़की के बाप को उस लड़के ने गोली मार दी, जिस पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन उस लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो उसको सज़ा दिलाने के लिए थाने से लेकर तमाम अधिकारियों तक चीखती और चिल्लाती रही। इसी तरह तमाम लड़कियों के सामने हमारा कानून भी ये विकल्प पेश करता है कि वो किस तरह इन चीज़ों का सामना करें। मजबूर नहीं होना चाहिए। मजबूरी जो है वो इंसान को एक तरह से डिप्रेशन में ले जाती है। हमें इससे बचने के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों को इससे बचने के लिए, जो कानून जिन चीज़ों को, जो विकल्प उसके सामने रखता है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस बहस का, इस परिचर्चा का यही नतीजा निकला।